नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। ये जो वीडियो है ये बहुत सीरियस वीडियो है आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक बर्ड आई व्यू से इंस्पेक्ट करने के लिए और आपके प्रश्नों के और जो स्टेप्स हैं उनकी आपस की इंटरडिपेंडेंस को भी समझने के लिए इसको आपको थोड़ा सीरियस होकर देखना पड़ेगा और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है और कई चरणों में भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये एक प्रोजेक्ट प्लानिंग का वीडियो है। आपका प्रोजेक्ट अगर प्लान कर रहे हैं तो कोई स्टेप आप भूल ना जाएं और इसको प्रिंट करा के रखना है तो इसका प्रिंट आउट भी आप हमसे मंगा सकते हैं, बड़ा प्रिंट निकलेगा इसका, या फिर आप खुद कोई इमेज लेके हमसे प्रिंट कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट के आपके प्लान का। और अगर प्रोजेक्ट की साइज़ चेंज होती है और मल्टीपल बैचिंग प्रोजेक्ट हैं तो ये और भी ज़्यादा जटिल बनता है और ये हम आपको देंगे बना के। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एक प्रोजेक्ट प्लानिंग शीट है जिसके अंदर आपके पूरे कंपोस्ट की डिटेलिंग देखिए और ये सारा स्टेप इसमें डिटेल किए हुए हैं, है ना। और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं। देखिए लगभग 3 से 4 दिन अगर कोई एकदम लगातार कोई टीम हमसे शुरुआत करे, मान लीजिए आज एक 16 तारीख को, अक्टूबर में 16 तारीख को उदाहरण दे रहा हूँ ये मैं, है कोई अक्टूबर 16 तारीख को हमारा परिचय हुआ और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, है ना। और आपकी ट्रेनिंग के बाद 4 दिन लगभग आपकी ट्रेनिंग में लग जाएंगे, कम से कम आपको काम स्टार्ट करने भर की ट्रेनिंग। उसके बाद भी ये चलती रहती है लेकिन मिनिमम आप काम स्टार्ट कर पाएँ और आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाए, ये 3-4 दिनों में बहुत अच्छे से, मतलब 90% तक कोई भी चीज़ बचती नहीं बताने के लिए अप टू प्लानिंग। ठीक है, प्लस जब 4 दिन ट्रेनिंग चलती रहेगी उसी में बीच में एक दिन आपको अपना प्लानिंग और मार्केट सर्वे आपके हिसाब से आपके सिटी का करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो प्लानिंग करना पड़ेगा और उसी समय आपको हम इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर चेक केवल आपके पास जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से आपके ट्रेनिंग और ज्ञान में बदलाव उसी समय के लिए, ताकि आपका पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। और तो इंफ्रास्ट्रक्चर चेक का काम आपको करना पड़ता है जिसमें कि हम तमाम बातें आपको बताते हैं कि कैसे आपके पास जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कम पैसा लगा के पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और उसके बाद आपको अपनी टीम की व्यवस्था जैसी लगने वाली है वो आपको एहसास कराया जाता है, तो वो टीम की व्यवस्था में लगते हैं ताकि उनको भी अगर कुछ सिखाने की आवश्यकता है तो उसको जल्दी से जल्दी सिखाया जा सके। अनट्रेंड टीम जो है बहुत ट्रेंड मालिक को मशरूम में असफल बना देती है, ये हमेशा जान लीजिएगा। अनट्रेंड अगर टीम है तो बहुत ट्रेंड मालिक को असफल बना देगी। ठीक है, दूसरा ये है कि टीम को भी अगर कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है तो उसको भी सिखाया जाता है ना। और ये प्रोजेक्ट की साइज़ के हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी वेरी करती हैं। ये पोर्शन है आपका तैयारी जब आप कर रहे हो, है ना। इसके बाद आप उसको एक आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से सामान की लिस्ट दी जाती है, आप उसकी व्यवस्था में लगते हैं। तो रॉ मटेरियल सोर्स करने में लगभग 2 दिन सबको लग ही जाते हैं, 3-4-5 दिन भी लग सकता है। स्थिति परिस्थिति, पैसे की अनअवेलेबिलिटी, पैसा होना ना होना, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन एक आइडियल कंडीशन में 2 दिन तो आपको लगेगा, पैसा कितना भी हो तो भी 2 दिन लगेगा माल को व्यवस्थित करने में। अब हमारा इसके बाद शुरू होता है ये कंपोस्ट मेकिंग का कार्य, जो लगभग मैं मान रहा हूँ कि सब लोग लगभग पाइप विधि से ही करना प्रेफर करेंगे। अगर पैसे की बहुत कमी है तो आप 28 दिनों से करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग पाइप विधि से करें जिसमें टेंशन कम रहती है। ठीक है, तो ये पाइप विधि का जो ये वीडियो है ये आप देख रहे हैं कि इसमें 15 दिनों की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें 2 ही दिन मेन काम होता है, बाकी दिन तो बस एक थोड़ी सी 5 मिनट का काम होता है बस। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए डे 0 पे आप जो आपको विधि बताई गई है वीडियो में वो आप करोगे। फिर डे 4 पे क्या करोगे कि आप उसके साइड को खोल दोगे, जो आप पन्नी से ढका हुआ है ना आपने, है ना, उसको आप खोल दोगे। ठीक है, और तो मैं आपके लिए बाधा बन रहा हूँ तो, लेकिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है मेरा भी यहाँ उपलब्ध रहना। चलिए देखिए, तो आप डे 0 पे क्या कहते हैं इसको करेंगे और डे 4 पे कंपोस्ट के साइड की जो पॉलीथीन है ना, पाइप विधि से आप कर रहे हैं तो साइड को खोल देंगे। ठीक है, साइड से जहाँ जिधर से पाइप के मुंह हैं। ठीक है, और डे 5 पे आप क्या करेंगे, फुल एरेशन करेंगे। आप देख रहे हैं फुल एरेशन करेंगे। फुल एरेशन का मतलब है साइड से भी खोल देंगे और बगल वाली जो लंबी वाली साइड है पाइप की उधर से भी खोल देंगे, और अमोनिया जो खूब ओवर अमोनिया बनी है वो सब निकल जाए, है ना।
आपकी फॉर्मलिन की महक निकल जाए, और डे 6 पे आप पलटाई करोगे। इससे पलटाई में कंफर्टेबल भी होता है, टेम्परेचर बैलेंसिंग भी अच्छी होती है। तो डे 6 पे तो मेन दिन देखा जाए तो मेहनत डे 6 को ही है ये, ठीक है। डे 6 को आप ये करोगे, फिर उसके बाद आप फिर आप उसको कवर कर देंगे फिर से वैसे ही पूरा एकदम बंद चारों तरफ से, है ना। और फिर डे 10 में आपका फिर से साइड एरेशन करेंगे, मतलब फिर से साइडें खोल देंगे हैं। और डे 10 में आ जाइए तो फिर से साइडें खोल देंगे। और फिर उसके बाद आपको डे 11 पे आपने फुल एरेशन फिर से किया, और डे 12 पे आपने फिर से पलटाई कर दी, समझ रहे हैं। ये देखिए डे 12 पे आपने फिर से पलटाई कर दी। डे 13 पे आपने उसको खोल दिया, पलटाई की, एक ही दिन रुके। डे 13 की शाम को मतलब आपने खोल दिया, डे 14 को खुला रख दिया, लगभग 1 से सवा डेढ़ दिन वो खुला रहेगा। फिर डे 15 के बाद आप उसको बैग में बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो बैग या बेड में डाल सकते हैं। कंपोस्ट की क्वालिटी चेक कीजिए डे 15 को। डे 15 में के बाद आप स्पॉनिंग कीजिए। कई बार 1 दिन लगता है स्पॉनिंग करने में, 2 दिन लगता है, डिपेंड करता है कितना माल है, कितनी लेबर है, कैसी परिस्थितियां हैं कि कंपोस्ट नीचे बन रही है, ग्रो रूम पहली बार छत पे बनाया है, ढुवाई कितनी है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपके अगर 1 दिन लेट भी हो जाएगा, डे 15 से डे 16 भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाद सुरक्षित और बिना कंटामिनेशन के रखी रहे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कंपोस्ट का है। इसके अंदर इंडिविजुअल स्टेप्स में भी और भी नॉलेज है जो अलग अलग वीडियोस में मैंने दे रखा है और अलग अलग चैप्टर्स में, लेकिन सबको एक जगह संकुचित करने के लिए वीडियो है। तो ये देखिए कंपोस्ट का आपको नॉलेज मिला, ठीक है। तो कंपोस्ट के अंदर आपके इतने स्टेप थे, 15 स्टेप थे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कंपोस्ट के समय क्या करना है। कंपोस्ट में जिस समय आपका डे 15 चल रहा होगा उसी समय देखिए आपका स्पॉनिंग भी चल रहा होगा, ध्यान से समझिए। ये देखिए आपने लगभग आधी कंपोस्ट के 2-3 दिन बीत गए थे, उसके अलावा आपने स्पॉन बुक कर लिया था, हैं। ये देखिए ये आपने स्पॉन बुकिंग कर ली थी, और स्पॉन बुकिंग के बाद और साथ साथ आप अपना ग्रो एरिया भी बनाते रहते हैं। मतलब ये मैंने फिगर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों किया आपको बताने के लिए, ताकि आपको समझाने के लिए साथ में क्या क्या चल रहा है। मतलब कंपोस्ट बन रही है तो कंपोस्ट के अंदर ये स्टेप तो चल ही रहे हैं बीच बीच में डेली, और आपके पास ग्रो एरिया बनाने का भी काम है। उसी समय आपको ग्रो एरिया भी बनाना है जिसमें बांस का काम है। उसके अंदर के स्टेप पर ग्रो एरिया मेकिंग को हम और डिटेल में भी जानेंगे, तो इसलिए इसी वीडियो का एक पार्ट 2 होगा, तो उसमें भी आपको डे टू डे एक्टिविटी पता होगी स्टेप बाय स्टेप की, कैसे कंपोस्ट एरिया में चीज़ें करनी है ताकि एकदम आइडियल हमारा बढ़िया कम पैसों में सही कंपोस्ट एरिया बने, ठीक है। तो आपको उस समय स्पॉन बुकिंग भी करनी है, स्पॉन का इंतज़ार करना है, ग्रो एरिया मेकिंग करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी उसी समय करनी है। और मीनवाइल आपका ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा कंपोस्ट का काम, ठीक है, तो उस समय आपको लास्ट में देखिए क्या होगा। ये देखिए आप देख पा रहे हैं आपने स्पॉन बुकिंग की थी, स्पॉन आ भी गया, और आपने अब कंपोस्ट चेक किया, है ना, और कंपोस्ट चेक करके स्पॉन रिसीव किया इसी दौरान, है ना। 31 तारीख को यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ डेट दिखा रहा है। आपने 16 तारीख को शुरू किया था, लगभग 15वें दिन 31 तारीख को ये परिस्थिति आ गई कि आपका स्पॉन रिसीव भी हो गया, 1-2 दिन आगे पीछे। और स्पॉन रिसीव होने के बाद आपने उसमें स्पॉनिंग की, मिलाया, और सारा माल आपके देखिए ये इसमें चला गया, ठीक है। ये सब कुछ देखिए एक साथ जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये सब एक साथ पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। तो कंपोस्ट मेकिंग को अगर कर दें तो ये सब एक साथ आपके ये सब कुछ एक साथ चल रहा है, ठीक है, ये सारा एरिया। तो आपको ये इस बात समझनी है कि ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये बात आप समझ गए। आपकी कंपोस्ट साथ साथ बन रही है, साथ साथ आप ग्रो एरिया भी बना रहे हैं, ठीक है। आपने स्पॉन ऑर्डर भी कर रखा है, स्पॉन रिसीव करने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए ये चार्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात दिखाने के लिए कि आपके पास कितना काम रहेगा, आप कितने खाली रहेंगे, आप कितना काम छेड़ेंगे। पैरेललिज्म में कर रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे आपके कंपनी के, और लोग टीम में शामिल होंगे नहीं होंगे, आप बहुत बड़ा काम छेड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपको बैचिंग में ये जो वीडियो है, ये जो नॉलेज है, ये हेल्प करेगा आपको फर्दर बैचिंग करने में, है ना। तो ये मैं 1 मिनट, फिलहाल तो आप ये समझ गए कि
आपका मतलब एक फेज निकला कि आपने माल बाहर बना, माल बाहर बन के अब आपका स्पॉनिंग हो गई, तो आप देखिए ग्रो एरिया में आ जाओगे। ठीक है, तो ये सारा हाईलाइट मैं ख़त्म कर रहा हूँ आपके लिए। और अब देखिए अब आपका काम घुस गया है ग्रो एरिया में, ज़्यादा है। और हो सकता है कि आप आगे का भी माल बना रहे हो और भी चैम्बर्स हों, आपको एक एक वीक के अंदर पे आपने भी बैचिंग की हो या दो दो वीक के अंदर पे बैचिंग की हो, तो हो सकता है आपका साथ में एक कंपोस्ट एरिया और चलता रहे। लेकिन फ़िलहाल अभी माने कि एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही बैच है, तो ग्रो एरिया की जो हमारी काम है वो चलती रहती है। ग्रो एरिया के साथ साथ एक काम और चलता रहेगा, वो है केसिंग प्रिपरेशन का। देखिए ये दो काम बहुत पैरेलल में चलते रहेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा है, लंबा भी है, 1-1.5 महीने का काम है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं, और सबसे ज़्यादा बारीकी भी इसमें ही है। ठीक है, तो देखिए ये ग्रो एरिया में कई फेज होते हैं, है ना। ग्रो एरिया में फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, फेज 4, और साथ साथ बीमारियों पे भी नज़र रखनी होती है, डिजीज़ वॉच करनी होती है। ठीक है, तो फेज 1 जो चलता है वो देखिए, अगर ये मान लीजिए 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और लगभग 10-11-12 दिन का होता है ये। ठीक है, तो देखिए फेज 1 जो चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ से शुरू किया 4 तारीख से, तो 10-12 दिन का होता है। और ये देखिए लगभग 17 तारीख को आके आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। खैर जब केस रन होने का पहले माइसेलियम स्पॉन रन होगा। स्पॉन रन का मतलब जो आपने बीज डाला वो अपनी जड़ें फैलाएगा, बंद कमरा होगा, और अंदर क्या क्या होगा ये भी मैं और बताने वाला हूँ। इसके अंदर भी और डिटेल्स हैं, जैसे ये देखिए, है ना, इसके अंदर भी और डिटेल्स हैं, तो आप इसको भी समझेंगे। पहले एक एक स्टेप को समझिए। फिर फेज 2 जो होगा उसमें केस रन होगा। ठीक है, वो जो है लगभग 1 वीक का होगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। फिर फेज 3 आएगा जिसमें पिन हेड बनेगा, वो लगभग 1 वीक का होगा। और फिर फेज 4 आएगा जिसमें आपका माल बनेगा, बटन मशरूम, जिसको बेचना है 3-4-5 दिन में निकलेगा, जिसको बोलेंगे कि पहला फ्लश हो गया, आप तोड़ोगे आप, और फिर आप फिर से फेज 3 जैसा पिन हेड बनाओगे, और फिर से फेज 4 करोगे। तो फेज 3 से फेज 4 आप बार बार करते रहोगे हर फ्लश में। 1 राउंड बीता 1 फ्लश, 2 राउंड बीता 2 फ्लश, 3 राउंड बीता 3 फ्लश। ठीक है, तो ये फेज 3 फेज 4 चलता रहेगा। और आप नीचे देख रहे हो कि फ्लश 1 का प्रोडक्शन भी पैरेलल में चल रहा है। नीचे देखिए एटमॉस्फेयर ट्यून कर रहे हैं आप, पैरेलल में क्या क्या काम चल रहा है इस पर नज़र रखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो ग्रो रूम के अंदर क्या चल रहा है, और ग्रो रूम के साथ साथ आप क्या क्या चीज़ें और कर रहे हो, ये यहाँ पे समझना है। तो चलिए फेज 1 को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए दिया गया कि एक साथ क्या क्या काम चल रहा है वो आप समझिए। फेज 1 चल रहा है, तो आप फेज 1 के अंदर आपको अंदर जो मिट्टी का pH है वो 7 से 7.5 रखना है, तो वो रहता ही है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है अनटिल अनलेस आप ज़्यादा उसमें छेड़खानी ना करें। अगर आपने कंपोस्ट शुरू में 7-7.5 की रखी है तो वो बनी रहती है अनटिल अनलेस उसमें कोई कंटामिनेशन यानी मतलब गंदगी ना फैल जाए, रोग ना हो जाए। ठीक है, और एयर की ह्यूमिडिटी जो है 80 से 85% रखी। देखिए यहाँ क्लियर लिख के दिया गया है, फेज 1 में आपको अंदर स्पॉन रन हो रहा है तो 80 से 85% रखनी है। कंपोस्ट का मॉइस्चर भी 80% प्लस रखना है। एयर टेम्परेचर आपको 22 से 25 सेंटीग्रेड रखना है। देखिए ये लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एयर का टेम्परेचर 22 से 25 सेंटीग्रेड रखना है, और कंपोस्ट का टेम्परेचर भी 22 से 25 ही रखना है। एक्चुअली कई बार ये डिफरेंसेस आ जाते हैं कि एयर का टेम्परेचर अलग है, कंपोस्ट का अलग। आपने जहाँ नापा, आपका रूम बहुत बड़ा है ग्रो एरिया का, ये स्लाइड में मैं चाहता तो नहीं भी लिखता ना कि कंपोस्ट का टेम्परेचर अलग नापो, एयर का टेम्परेचर अलग नापो। होता ये है कि जिस एरिया में एसी चल रही होती है या फिर जिस एरिया में एसी चल रही होती है उधर का ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा होता है हवा का, और आपको लगता है कि मेरा कंपोस्ट टेम्परेचर भी वही है। लेकिन रियलिटी ये हो सकता है कंपोस्ट टेम्परेचर बहुत लो चला जा रहा हो और दूसरे एरिया में हवा अच्छे से जा नहीं रही है आपकी एसी की। आपका ग्रो एरिया बहुत बड़ा है, एसी एक कोने में लगा हुआ है, आपने एरेशन के लिए पाइप नहीं लगवाई एसी में, ये सब इश्यूज आते हैं। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ पे ये बात मैटर करती है। छोटे एरिया में कंपोस्ट टेम्परेचर बराबर रूम टेम्परेचर, ठीक है, लेकिन बड़े एरिया में कोई ज़रूरी नहीं है कंपोस्ट का टेम्परेचर जो बैग में है वही हो दूर दूर तक जो आपके रूम का टेम्परेचर के सेंसर में दिखा रहा है, राइट। तो वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर एक कंसर्न है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और आपकी खिड़कियाँ उड़कियाँ एकदम बंद रहेगी। अगर और बैग में कर रहे हैं पॉलीथीन बैग तो बैग भी बंद रहेगा, कहीं खूब CO2 बने वहाँ पे, और उसको CO2 खूब कहाँ चाहिए, ये देखिए ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो देखिए 5K से 10K का मतलब 1000, 5000 से 10,000 ppm, इस बात को ध्यान से सुनिए। 5K से 10K, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, हिंदी का भी मैं देने ही वाला हूँ।
5K से 10K, मतलब 5,000 से 10,000 ppm पार्ट पर मिलियन इसकी नाप होती है। वो जो सेंसर आप खरीदोगे उसमें दिखाएगा, यानी खूब CO2 अंदर होनी चाहिए, और जितनी अच्छी CO2 रहेगी उतना तेज़ी से माइसेलियम रन करेगा। तो ये जो फेज 1 है, फेज 1 के दौरान आप क्या क्या और कर रहे हो? डिजीज़ वॉच कर रहे हो। डिजीज़ वॉच एक अच्छा है कि आप बीमारियों पर नज़र रखोगे, उसका देख रेख करोगे, साथ साथ आपका बाहर केसिंग का काम भी चल रहा है ना। तो केसिंग के काम है ना, तो ये एक पैरेलल काम है। तो आपका जब फेज़ 1 बीत जाएगा, आइए फेज़ 1 को ख़त्म करते हैं। तो फेज़ 1 जब बीत जाएगा तो आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। देखिए फेज़ 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से फेज़ 2 स्टार्ट हुआ जिसमें केस रन होगा कि आपने केसिंग कर दी, आपने माइसेलियम देखा, ये देखिए आपने केसिंग की, ये देखिए माइसेलियम चेक किया कि हाँ अच्छे से माइसेलियम फैल गया फेज़ 1 के बाद, ठीक है। और साथ साथ आप केसिंग बना रहे थे, देखिए ये केसिंग बन रही थी, ये देखिए केसिंग बनते हुए जा रही थी, ठीक है। और केसिंग बनते 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 आपने देखा कि मेरी माइसेलियम आ गई है फेज़ 1 के बाद, तो स्पॉन रन कर गया है, माइसेलियम आ गई है, तो इसलिए मैं केसिंग करूँगा। अब जब आप केसिंग कर देंगे तो आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा उसी समय पे। उस समय आपको अंदर टेम्परेचर, थोड़ी ह्यूमिडिटी, नमी, हवा में नमी 95% रखनी है, यानी दीवारों पे पानी छिड़क दीजिए, फर्श पे पानी छिड़क दीजिए। अगर फॉगर लगवा रखा है तो फॉगर ऑन करेंगे, और नाप के, ये नहीं कि चला के भूल गए फॉगर और 100% हो गई ह्यूमिडिटी, है ना, तो वो तो नुकसान हो जाएगा। तो 95% करेंगे। फिर और कंपोस्ट का टेम्परेचर भी क्या कहते हैं 22 से 25 मेंटेन करेंगे। एयर का टेम्परेचर भी 22 से 25 मेंटेन करेंगे। कंपोस्ट का मॉइस्चर भी 80-90% तक मेंटेन करेंगे। और पीएच वैल्यू जो है 7 से 7.5 हमेशा बनी रहेगी। और CO2 अभी भी बंद रहेगा कमरा, है ना, और 7.5 से 10 ppm के बीच में रहेगा। तो खूब अच्छा से आपका केस रन होगा, बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये, और विंडो डोर क्लोज रहेगा अभी भी। तो इस तरह से आपका फेज़ 2 बीतेगा। तो फेज़ 2 के समय में आप क्या कर रहे होंगे? केसिंग करेंगे। केसिंग के दौरान बीच में तीसरे और चौथे दिन आप रफलिंग करेंगे। एक चीज़ होती है केस की रफलिंग, ऐसे जा बैग में या बेड पे जाके ऐसे ऐसे करके उसको, जो माइसेलियम दौड़ा रहता है आपकी गोबर खाद में 3-4 दिनों में, उसको ऐसे कर देते हैं और तेज़ी से दौड़ता है, गाढ़ा गाढ़ा हर जगह फैल जाता है। जैसे गुड़ाई करते हैं खेत में गुड़ाई करते हैं, उसी तरह से हल्की उंगलियों से करते हैं, हाथ से, ग्लव्स पहन के। और अगर ये ना कर पाएँ तो एक औजार बनता है छोटा सा, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, वो आपको रफलिंग का, ये बहुत बारीक नॉलेज है प्रोडक्शन बढ़ाने का। तो ये ऐसे से करके, ऐसे से है, जैसे ऐसे इस तरह से बड़े बेड पे रफलिंग की जाती है। रफलिंग मतलब जो माइसेलियम है उसको थोड़ा तोड़ देते हैं, तो वो और तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट होकर फैलता है ना, और अच्छे से सब जगह अपना नेटवर्क फैला लेता है। और साथ साथ पानी भी देते रहना है उसको, डेली वाटरिंग भी करनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि फेज़ 2 के दौरान आपके पास जब केस रन हो रहा है तो 2 ही काम है, केसिंग करो, फिर 3-4 दिन का वेट करो, 5 दिन का, और केस रफलिंग करो, और फिर 2 दिन बाद से आप देखोगे पिनहेड बनना शुरू हो जाएंगे, जो कि फेज़ 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये फेज़ 3 जो स्टार्ट होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस समय आप 2 काम करोगे। देखो प्रोडक्शन टेम्परेचर, अब आप अभी तक जो आपका टेम्परेचर था वो माहौल बना रहे थे आप उसके पैदा होने का। अब आप अपने एसी का रिमोट उठाओगे और टेम्परेचर डाउन करोगे, और साथ साथ ह्यूमिडिटी को चेंज करोगे। वो क्या करोगे फेज़ 3 में, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर क्या होगा वो आप समझने के लिए फेज़ 3 की सारणी को देखिए। ये देखिए, इसमें आपका CO2 जो है 800 से 1K ppm, मतलब आप खिड़कियाँ खोल दोगे, मतलब CO2 निकल जाएगी, कम हो जाएगी CO2, है ना। मतलब 800 है, ये 1000 नहीं है, 1000 अपर लिमिट है। पहले कितनी थी? 7,500-10,000, मतलब 10 गुना कम CO2 कर दिया आपने। CO2 कम करेंगे, AC का टेम्परेचर 15 से 17 करेंगे, ठीक है। pH वैल्यू 7 से 7.5 करेंगे, ठीक है। कंपोस्ट और एयर टेम्परेचर, कंपोस्ट टेम्परेचर भी वही मेंटेन रखेंगे 15 से 17। एयर का जो ह्यूमिडिटी है अब कम हो जाएगी, मतलब 85% करेंगे, ठीक है। और 2 बार दिन में उसको वाटरिंग होगी, फॉगिंग वाली वाटरिंग 2 बार दिन में होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पिन हेड बनेगा हर फ्लश के लिए। मतलब ये जैसे पहला फ्लश चल रहा है तो इसका पिन हेड बन रहा है, इसका आगे चल के बटन मशरूम बनेगा, हम तोड़ेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर पिन हेड बनेगा, फिर फ्लश बनेगा, ऐसे फ्लश 2 फ्लश। जब ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक आप प्रोडक्शन ले रहे हो, 3 बार 4 बार, है ना। तो ये करके आप देख रहे हो फेज़ 3 जो आपका बीतेगा, उस समय आप क्या करोगे, अपनी खिड़कियाँ वगैरह खोल दोगे, जिससे उसी से तो CO2 बाहर निकलेगी। खिड़कियाँ नहीं खोल रहे हैं तो वेंटिलेटर ऑन करेंगे, अगर बड़ा फार्म है तो वहाँ वेंटिलेटर लगा रखते हैं जो गर्म हवा को बाहर करता है, CO2 को, ठीक है।
तो ये फेज़ 3 है। फेज़ 3 के दौरान आप क्या करते रहते हैं, देखिए फेज़ 3 के दौरान अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो क्या काम चल रहा है आपके यहाँ। प्रोडक्शन चल रहा है, एटमॉस्फेयर, प्रोडक्शन एटमॉस्फेयर आपने ट्यून किया है ना, ये तापमान मैनेज करोगे। हो सकता है आपकी आप जुगाड़ से या जाड़े में कर रहे हो, आपके यहाँ तापमान ना हो बैठ रहा हो, तो आप उसको बाहर से बिल्डिंग को या फिर जो अपनी झोपड़ी है उसको ढकेंगे, कुछ करेंगे, राइट। तापमान तो कैसे भी लाना है, चाहे एसी लगा के लाइए, चाहे मैनुअली लाइए, चाहे भगवान की महिमा से आए, है ना। और पिन हेड आपने ऑब्जर्व किया, पिन हेड आने लग गया है ना। तो आप देखोगे कि टेम्परेचर चेंज करने के बाद से पिन हेड आने लग जाएगा, और ठीक है। और उसी पिन हेड से आप फेज़ 4 में चले जाओगे। फेज़ 4 2 ही 3 दिन का होता है, जब तेज़ी से बटन मशरूम बढ़ जाता है। और उस समय क्या टेम्परेचर आप रखेंगे, देखिए पिन, ये फेज़ 3 ख़त्म हो गया है ना। फेज़ 3 के अंदर का डिटेल आपने देखा था, ये डिटेल था, और फेज़ 3 ख़त्म हो गया। अब आते हैं फेज़ 4 में। तो फेज़ 4 में देखिए अब आपका तोड़ाई होगी, मतलब आपको टेम्परेचर क्या रखना है। अब एक बार अगर पिन हेड बन गया ना, तो अब उसको खूब ऑक्सीजन चाहिए। टेम्परेचर अगर उसका 15 से 17 नहीं भी है, आप 20, 21, 22, 23, 25, 28, 27 तक भी चला जाएगा तो भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, बटर मशरूम बनते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए रिकमेंडेड है 23 से 28 रहे तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो और 85 से 90 आपकी ह्यूमिडिटी बनी रहे। और ये फेज 4 का, और CO2 जो है 800 से 1 kPa। तो ये जो रेटिंग है ये फाइन कंट्रोल की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन आए। तो ये फेज 4 जब बीतेगा तो आपका तोड़ाई चालू हो जाएगी। देखिए यहाँ से तीसरे चौथे दिन से तोड़ाई चालू होगी, और 3, 4, 5 दिन तक तोड़ाई होती रहेगी। तो प्रोडक्शन का देखिए फ्लश 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म हो गई ऊपर से। तो आपके ग्रो रूम का ये रूटीन जो है आप देख पा रहे हैं, पहले इस पर फोकस कर लें। तो 1 और 2 तो शुरू में होता है, लेकिन 3 और 4 का चक्र चलते रहता है। जैसे जैसे फेज़ चलते, एक फ्लश चलेगा 3, 4 चलेगा, फिर एक दूसरा फ्लश 3, 4, फिर तीसरा फ्लश 3, 4। अब मान लीजिए पहला फ्लश आपका चल रहा है प्रोडक्शन में, देखिए ये आप प्रोडक्शन चल रहा है, आप हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग करोगे। हार्वेस्टिंग के अंदर आप ग्रेडिंग करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माल बेचने के लिए, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप हार्वेस्टिंग के अंदर करोगे। तो ये आपका पहला काम चलता रहेगा, और ट्रांसपोर्ट करेंगे आप, ठीक है। ये तो प्रोडक्शन का फ्लश आएगा, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, फिर एक प्रोडक्शन का गैप आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। देखिए एक प्रोडक्शन का गैप आएगा 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन कोई मशरूम वहाँ नहीं निकलेगा, एक गैप आ जाएगा, है ना। अब इसी समय गैप के बाद आप अपनी नेक्स्ट कंपोस्ट बनाना शुरू कर देंगे, जो क्योंकि एक महीने बाद आपको हो सकता है, तो उसका माल लेना, उसकी तैयारी, उसकी जगह की सफाई, और ये सब शुरू कर दोगे आप, अगले कंपोस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे। अगर ये क्योंकि ये वाला खाली हो जाएगा, बन के मतलब उगने के अगले 1 महीने में खाली हो जाएगा ना, ये एक फ्लश आ गया है, तो इसलिए अगली कंपोस्ट की तैयारी शुरू कर देंगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद 4-5 दिन और बीतेंगे, फिर प्रोडक्शन का फ्लश 2 आ जाएगा, ठीक है। फ्लश 2 आ जाएगा, उसकी भी आप 4-5 दिनों तक आएगा। फिर आप हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग में व्यस्त रहेंगे, ये देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट कंपोस्ट भी आपकी बन रही है बाहर, शुरुआत कर दी आपने, कई दिनों की प्रक्रिया धीमी। अगर आप 15 दिन वाली कर रहे हैं तो और रुक सकते हैं, और अगर 28 दिन वाली कर रहे हैं तो आप अभी तुरंत ही शुरू करें। और फिर आपका एक प्रोडक्शन गैप आएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर से फ्लश 3 आएगा, और हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग इसका फिर से आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लश का राउंड चलता रहेगा, आपका प्रोडक्शन आता रहेगा। ये वाले पार्ट में मैंने ज़्यादा फोकस किया वन व्यू देने का आपको, कि एक प्रोकेज में क्या प्रक्रिया रहेगी, और मेरे कितने दिनों का प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर बाकी जो सबसे नोट करने वाली बात है कि 2-3 फ्लश लेने के बाद लगभग आपका देखिए ये क्लीन फॉर नेक्स्ट क्रॉप आ रहा है। मतलब अपने अब ग्रो रूम को आपको 3 फ्लश के बाद चौथा बहुत रेयर होता है, यहाँ लेते भी हैं बहुत सारे लोग। तो नेक्स्ट क्रॉप के लिए आप पूरे क्लीन रूम को साफ़ करोगे, उसमें एरेशन करवाओगे, मतलब हवा पंखे चलाओगे। उसके साफ़ करने का अलग एक प्रक्रिया है, उसको मैं बताऊंगा कैसे साफ़ करते हैं, ताकि कोई पिछले सीज़न की कोई बीमारी वगैरह हो अगले सीज़न में रह ना जाए। और इस जो कंपोस्ट निकलेगी, इसको नर्सरी बनाने के लिए, सिवांस कंपोस्ट बनाने के लिए, और आगे की प्रक्रिया, या दोबारा से इसको रिचार्ज करके फिर से दोबारा इसमें मशरूम उगाने के लिए कई तरीक़ों से इसका यूज कर सकते हैं। तो कंपोस्ट को पोस्ट प्रोसेस के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि क्लीन करने के बाद कंपोस्ट को प्रोसेस, तो इस तरह से प्रोजेक्ट का एक बैच ख़त्म होता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये आपको मैंने
पैरेलल में कितने काम और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं एक मशरूम को आप फार्म को चलाने के लिए। सबसे ज़्यादा डिटेल आपको ये ग्रो रूटीन में था, है, जिसमें 4-5 फेज होते हैं। और भी डिटेल्स हैं सब में, मैं जो आपको दूसरे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, आप साथ बने रहिए। लेकिन आपको अगर इमीडिएट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ट्रेनिंग ज़रूरी है, आप बिलीव करिए, आप कहीं से भी लीजिए, लेकिन कहीं से ना कहीं से लीजिए। और ख़ासकर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज तरीके से हो, सिस्टम पहले ऑनलाइन हो जाए सारा डिटेल, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल है, आप देख रहे हो इतने दिनों से वीडियो ना, इतना डिटेल आपको उस रियली ऑन साइट बताना संभव नहीं है। सब लोग हड़बड़ी में रहते हैं, ट्रेनर भी हड़बड़ी में रहता है, बताने वाला भी हड़बड़ी रहता है, उसको अपनी बात 1-2 घंटे में ख़त्म कर देती। आप वही सीख पाते हो जो आँखों से आप देख पाते हो। लेकिन मशरूम की खेती में 90% तो वो चीज़ें जो आँखों से नहीं दिखती, इसीलिए तो लोग साइटों पे जाके भी बहुत बार सफल नहीं हो पाते, राइट। तो पहले आपको जब ये नॉलेज हो जाए, उसके बाद जब साइट देखने को मिलती है, रियली आपका बहुत अच्छा ज्ञानवर्धन होता है, आपके पास उचित प्रश्न होते हैं पूछने को, आप समय का सही उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपने जो देखा इसको है, तो ये मैं आपको एक ऐसा लिंक यहाँ पे दूंगा आज से कल में, जिसमें कि आप इसमें ये आप भी देख पाओगे, है ना। ये पब्लिक लिंक है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बना दिया है अपने प्रोजेक्ट का रिपोर्ट, तो आपके लिए भी ये किया जा सकता है। तो ये लिंक आप क्लिक करके इसको आप देखिएगा, और जो ना समझ में आए पूछिएगा मुझसे, कमेंट कीजिएगा इसके नीचे। कोई डाउट रहे आपको तो पूछिएगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ना करें तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे प्रश्न नहीं है तो आपके पास अब बहुत सारी ग्राउंड की परिस्थितियों में आप फंस सकते हैं। पावर लॉस हो गया, बहुत सारी ग्राउंड की परिस्थितियों में आप फंस सकते हैं, जिससे कि आपका काम रुक सकता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे इस चीज़ को ध्यान रखते हुए, जय श्री राम।